आमिर जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता नहीं किस प्रकार के लोग आज जुड़ गए हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, नमस्कार। क्योंकि यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को बड़ी सुचारू रूप से कई वर्षों से चल रहा है। ऐसा एक दो बार ही अवसर आया है जब इसमें विघ्न बाधाएं उपस्थित हुई है। तो सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और आप हमारे आज के अतिथि हैं और आपका पाठ्य हम सबको प्राप्त होना है। और आज का विषय रखा गया है विद्या भारती की भूमिका, उपादेयता और प्रासंगिकता। तो सर्वप्रथम मैं आपसे अपना पाठ्य प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करूं। उसके पहले मैं लोक पहल का एक संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक अभियान है, जिसका मूल उद्देश्य है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और जो जनता की समस्याएं हैं उसे सत्ता प्रतिष्ठान की ओर अग्रसर करना हमारा मुख्य ध्येय है। तो लोक पहल का मुख्य सांस्कृतिक अधिष्ठान है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और इसके 5 वैचारिक क्षितिज हैं। पूज्य अशोक सिंघल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूज्य चौथे सर्व संचालक अभी जिनकी पुण्यतिथि थी, पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी, और पूज्य अवैधनाथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान। और लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना तथा उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, उनके सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सिद्धांत को लगातार जनता के तक ले जाने का स्तुत्व कार्य सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रेषित करना लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। लोक पहल के संयोजक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी हैं। इसके अन्य स्तंभों में प्रोफेसर आलोक चौहान जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, उसके निदेशक हैं। बीएचयू से प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह जी हैं जो आयुर्विज्ञान संस्थान से हैं, वैज्ञानिक हैं। और प्रोफेसर अवनीश पार्थिरकर इसके प्रमुख स्तंभों में हैं। यही इसका ध्येय है और हम लगातार प्रयास करते हैं कि हम अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ चरय वेत करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर, वैचारिक प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। और इसीलिए उसी कड़ी में आज की यह परिचर्चा प्रारंभ है। अगर किसी देश, अगर भारत राज्य के रूप में भी और भारत राष्ट्र के रूप में अगर हम परिकल्पना करें भारत की, तो उसका मस्तिष्क शिक्षा है। और इस देश की शिक्षा व्यवस्था भारतीयता के पथ पर अग्रसर नहीं होगी, भारतीयता से और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संस्कृति के बोध से प्रेरित नहीं होगी, वह राष्ट्र अपने सन्मार्ग पर प्रेरित नहीं होगा। और इसीलिए इस विषय का आज चयन किया गया है। विद्या भारती के कोषाध्यक्ष, विद्या भारती का गठन 1977 में किया गया था और यह संघ का ही एक आनुषांगिक संगठन है, संघ का ही एक प्रकल्प है और जिसका ध्येय वाक्य है या विद्या विमुक्तये। तो अंधकार में प्रकाश करना, लगातार तिमिर को मिटाना और छोटे छोटे बच्चों में भारतीयता का बोध करना, इतिहास का बोध करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दीप को प्रज्वलित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और आज उसी विषय पर, उसी विद्या भारती से जुड़े हुए एक महनीय व्यक्तित्व को हम लोगों ने आज
आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया है। इसकी जैसा कि मैंने कहा कि सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जो हमें विमुक्त कर सके, हमें सन्मार्ग पर प्रेरित कर सके, और इसका अंतिम श्रेय प्रेय और पाथेय है, लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित करना। वैधानिक स्थिति है कि यह एक शैक्षिक संस्थाओं का संचालन करने वाला स्वतंत्र निकाय है और इसकी प्रतिबद्धता और प्रेरणा का पुंज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। विद्या भारती के द्वारा लगभग हजारों से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं का संचालन होता है। विद्या भारती शिक्षा के सभी स्तरों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर पर कार्य कर रही है। इसके अलावा यह शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान भी करती है। विद्या भारती का अपना शोध विभाग है। विद्या भारती के अंतर्गत हजारों शिक्षण संस्थाएं संचालित होती हैं। विद्या भारती शिशु वाटिका, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, संस्कार केंद्र, एकल विद्यालय, पूर्ण एवं अर्ध आवासीय विद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करने में यह सतत क्रियाशील है। तो यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आज देश में संस्कृति से प्रेरित शिक्षा का अगर कोई अवलंबन करता है तो वह मात्र विद्या भारती करती है। शिक्षा हमें संस्कार देती है, हमें राष्ट्रीयता की ओर प्रेरित करती है। शिक्षा हमें अनेक प्रकार के विकारों से विमुक्त करती है। तो शिक्षा के इन्हीं पावन उद्देश्यों के लिए इसकी प्रतिष्ठापना की गई है। लोक पहल की एक मान्य परंपरा है कि हम अपने अतिथि का परिचय प्रस्तुत करते हैं, और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिक्षा मंडल से श्रीमान शुभम तिवारी जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं। श्रीमान शुभम तिवारी जी, शुभम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? शुभम जी, अब मैं विलंब न करते हुए, आशुतोष सिंह तोमर जी भी जुड़े हुए हैं। इस लोक पहल के दिल्ली प्रांत का संयोजन करते हैं और उनके नेतृत्व में कुशलता पूर्वक लोक पहल अपनी यात्रा कर रहा है। तो आशुतोष जी भी हम लोगों के जुड़े हुए हैं, बड़े तरुण है, तेजस्वी हैं, और उनके नेतृत्व में लोक पहल निरंतर गतिशील है। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैं सीधे भाई साहब को आमंत्रित करता हूं आज के पाठ्य के लिए, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी। नमस्कार अखिलेश जी, भाई साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट है। लोक पहल की पूरी टीम को नमस्कार, बधाई। आज की इस व्याख्यान माला में मुझे जोड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा विषय रखा है कि आज के परिदृश्य में विद्या भारती की भूमिका और उपलब्धता और प्रासंगिकता। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार किसी विद्वान ने पूछा कि आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा आवश्यक है या संस्कार, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए। जैसा कि जो हमारे लोक पहल के 5 प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका नाम लिया अखिलेश जी ने, तो सब लोग हम मातृ संगठन से जुड़े हुए हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई, या यूं कहे संघ 1925 में अस्तित्व में आया, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं है कि मन में विचार किया और तुरंत उसको क्रियाशील करने की ठान ली और उसको अस्तित्व में ला दिया। ऐसा बताते हैं पूजनीय डॉक्टर साहब एक लंबे समय से एक मानसिक कह लो या वैचारिक दृष्टि से एक आंदोलन जो आजादी का चल रहा था, उसमें भविष्य में देश का क्या व्यवस्था होगी,
उसमें अपूर्णता महसूस कर रहे थे। तो उनके मन में बार बार विचार यही चलता था कि जैसा हमारा देश का गौरवशाली अतीत है, जिसका अगर व्याख्या करें तो बहुत नाम आएंगे, लेकिन वो विषय आज का नहीं है। बस संकेत मात्र, केवल उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा। तो वो बार बार यही सोचते हैं कि देश का इतना गौरवशाली इतिहास, जो विश्व का मार्गदर्शन या सोने की चिड़िया, इस तरह की हमारे देश की जो परिभाषा हम करते हैं, वो पराधीन क्यों हुआ। तो उनके दिमाग में उसके कई कारण चल रहे थे, उसके अनेक कारण थे। तो जब संघ 1950 तक आते आते लगभग देश के सभी राज्यों में हो गया, यानी संघ का जो विस्तार होना था, चाहे वो एक राज्य में कुछ जिलों में हुआ हो या एक व्यवस्था, लगभग देश में पहुंच चुका था। तो उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करने की अब आवश्यकता। ऐसा तो है नहीं कि संगठन एक ही काम करता रहे। तो बार बार ध्यान में आया कि देश आजाद हो गया, आजादी के समय तो राष्ट्रभक्ति थी लोगों में और जोर शोर से प्रयास सब अपने अपने स्तर पर कर रहे थे, जैसी जिसकी क्षमता थी। तो संघ के मन में विचार आया, संघ के लोगों ने आपस में विचार किया कि आगे देश की शिक्षा पद्धति कैसी हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। जैसे जीवन में खाना पीना सांस लेना आवश्यक है, वैसे ही शिक्षित होना भी आवश्यक है। इसके अनेक उदाहरण आते हैं। तो आज हम जिनके प्रेरणा स्रोत, जैसे चाहे हमारे महर्षि अवैधनाथ जी हो या अपने योगी आदित्यनाथ जी हो, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हमें प्रेरणा स्रोत मिले। और उस गोरखपुर की भूमि को नमन, जो इन दो महापुरुषों के नाम से तो विश्व में विख्यात है ही है और उसकी महत्वता है, लेकिन विद्या भारती के लिए गौरव की बात यह है कि ये विद्या भारती का 1952 में पहला शिशु मंदिर गोरखपुर की धरती से ही शुरू हुआ था। जब वहां जिला प्रचारक के नाते कृष्णचंद्र गांधी जी कार्य कर रहे थे, तब उनकी आयु हो सकता है 20 वर्ष के आसपास हो और 10वीं क्लास की उन्होंने परीक्षा दी थी। तब 1952 में पहला शिशु मंदिर वहां से शुरू हुआ, क्योंकि शिक्षा पर विचार करने के बाद, उस समय की शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी, गुरुकुल भी समाप्त हो चुके थे और लॉर्ड मैकाले का तो नाम हम सभी जानते हैं कि उसका भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसी को वर्तमान की जो उस समय की सरकार उस समय रही थी, उन्होंने उसको कंटिन्यू करने की व्यवस्था रखी। लेकिन संघ के मन में विचार आया कि हमें ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा करना चाहिए तो उस समय तो हमारे पास कोई साधन नहीं थे, केवल विचार था। तो उसमें पूजनीय रज्जू भैया जी का एक 1989 में जब संघ पूजनीय डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा था, तो एक वाक्य ध्यान में आता है। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर हेडगेवार जी को नागपुर में कोई जानता नहीं था, ना ही कोई विशेष व्यक्तित्व था, ना ही उनकी कोई ऐसी उपलब्धि थी जिसकी वजह से उन्हें देश में प्रचारित करने का काम ये संघ वाले कर रहे हैं। तो पूजनीय रज्जू भैया जी ने उस समय बहुत ही सहज स्वभाव से उनको उत्तर दिया, बात ये नहीं है कि हम लोग सामान्य हैं, विशेषता तो ये इस बात की है कि हम सामान्य लोगों ने असामान्य कार्य करके दिखाया है। तो जब हमारे पास साधन नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य करने का संकल्प लिया और गोरखपुर की धरती से एक शिशु मंदिर, वो भी एक जंगल में जहां पर ठीक से जमीन भी नहीं थी, उस जगह शुरू किया। उसके बाद जो एक श्रृंखला शुरू हुई, तो आज हम अगर वर्तमान में विद्या भारती का जो स्वरूप देखते हैं विराट,
तो उसमें ध्यान में आता है कि जो औपचारिक विद्यालय है, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, उनकी संख्या लगभग 13,000 के आसपास है। और अगर एकल विद्यालय और संस्कार केंद्र के माध्यम से कुछ इनको अगर हम जोड़ लें तो ऐसी संख्या लगभग 30,000 के आसपास पहुंचती है। वर्तमान में अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो ध्यान में आएगा लगभग 35 लाख की संख्या में विद्यार्थी इस समय विद्या भारती के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरा, 1,44,000 की संख्या से ज्यादा आचार्य और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोग रोजगार पा रहे हैं। अब इतना बड़ा विराट स्वरूप ये देखा जाए तो विशेष इसलिए और हो जाता है कि बिना किसी सरकारी सहायता के चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन ऐसा विद्या भारती है जो बिना किसी सरकारी सहायता के इतना बड़ा संगठन संचालित कर रहा है। और विद्या भारती में हम एक ध्यान करेंगे तो हमारी एक चर्चा सब जगह आती है कि संस्कार के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन वो एक बात कहे बिना नहीं रुकता कि विद्या भारती के स्कूलों में संस्कार का एक अपना ही महत्व है जिसको वो सबसे प्रायोरिटी पे रखते। जो स्वामी विवेकानंद जी की बात पूरी होती है चाहिए। अब इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो वर्तमान में एक बिहार और झारखंड के जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं श्रीमान ख्यालीराम जी, उन्होंने एक वाक्य सुनाया था कि आज जो नेपाल बॉर्डर पर सीमा जुड़ती है वो लगभग 700 किलोमीटर की है। उस पर लगभग 250 से ज्यादा विद्यालय बिहार पे जुड़ते हैं, कुछ झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा लगभग कुल मिला के 1500 की संख्या है। तो उनकी विधिवत चिंता केंद्र की तरफ से आग्रह होता है कि ये विद्यालय किसी भी तरीके से अभाव के कारण बंद ना हो, वहां पर विद्यार्थियों की पूरी चिंता हो, क्योंकि ये विद्यालय हमारे केवल शिक्षा का ही केंद्र नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की सीमाओं के प्रहरी के केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। क्योंकि अगर हमारी सीमा पर चलने वाला विद्यालय उसको अपने देश की चिंता करते हुए सीमा की गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित, या क्या गतिविधि चल रही, कोई देश विरोधी गतिविधि तो नहीं हो रही है या कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, उसकी भी चिंता करने का आग्रह किया जाता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था जो अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संगठन मंत्री हैं हेमचंद जी। उन्होंने बताया था कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध जब हम सबको ध्यान में है कि वो क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी कहो या पाकिस्तानी सेना के जवान हमारी पहाड़ियों पर आके चुपचाप बैठ गए थे या उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो ये सेना को खबर नहीं थी। वो सबसे पहली सूचना एकल विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी ने आर्मी को दी थी। एक बालक जब ये बात कह रहा है तो आर्मी ऑफिसर को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा एक बालक की बात पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, या पूरी सेना को, इस तरह की दो देशों के संबंधों का सवाल है। तो उन्होंने उस बात को पूरा ध्यान में रखते हुए अपने सूत्रों से उसका पता लगाया, तो उस बालक की बात सत्य निकली। अगर हम कहें तो एक वो छोटा बालक है, लेकिन उसको इस बात की प्रेरणा मिली कहां से? उसको इस बात की प्रेरणा उस विद्या भारती के माध्यम से चलने वाले एकल विद्यालय के माध्यम से मिली। जैसा विद्या भारती का पूरा एक ध्येय वाक्य है जिसके कुछ अंश में आपके सामने रखूंगा। विद्या भारती ने शुरू से ही एक लक्ष्य लिया,
अब हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुजी जो द्वितीय सत्संग चालक थे, उन्होंने इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। तो उन्होंने शुरू में ही विद्या भारती का एक ध्येय वाक्य जैसा तय किया। उनसे पूछा गया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए या इसका उद्देश्य क्या रहेगा विद्या भारती का, तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, हमें ऐसे शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ऐसे युवा तैयार करने जो हिंदुत्वनिष्ठ हो, राष्ट्रभक्त हो और मानसिक शारीरिक रूप से इतने सक्षम हो कि देश की हर समस्या, जैसे गरीबी में, आदिवासी हो, शोषित हो, वंचित हो, देश की हर समस्या के समाधान का रास्ता अपने बौद्धिक और शिक्षा के माध्यम से निकाल सके। विद्या भारती आज उस काम को बखूबी निभा रही है। वर्तमान में आज हम कुछ आंकड़े देखेंगे तो जो मैंने स्कूलों का बताया, विद्यार्थियों का बताया और शिक्षकों का, वैसे ही ध्यान में आएगा कि आज चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक गतिविधि का हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, उसका एक ताजा उदाहरण आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं कुछ, अभी जो परीक्षा परिणाम आए हैं, कक्षा 10 में विद्या भारती के जो छात्र जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनकी संख्या थी 2% के आसपास, लेकिन रिजल्ट में उनकी भागीदारी थी 8%। जो स्थान प्राप्त हुए हैं, जिनमें हम जिले स्तर के कहें या प्रदेश स्तर के कहें, जिसमें हम टॉप 10 की बात कहें जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर, तो उसमें 8% भागीदारी विद्या भारती के छात्रों की रही है जो स्थान प्राप्त किया है। यानी कि जो पार्टिसिपेट 7 जो छात्रों ने किया उसमें हमारा भागीदारी है 2%, लेकिन परिणाम में जो है अच्छा परिणाम आने में हमारी भागीदारी 8% की है। वैसे ही हम 12th की बात करें तो हमारी भागीदारी 2% के आसपास थी, लेकिन अच्छे परिणाम में हमारा 21% की भागीदारी है जिन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया है, चाहे जिला हो सकता है, मंडल हो सकता है या प्रदेश स्तर पर हो सकता है। और हम एक बात गौर करेंगे कि विद्या भारती में अगर बात करें कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वो कोई पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे, उनका कहीं ना कहीं भाव ऐसा है कि हमें इस माध्यम से देश और समाज की सेवा करनी है। तो वो जब हम किसी काम को मन से और दिल से करते हैं ना, तो उसके परिणाम अपने आप में पैसे से कंपेयर करें तो बहुत अच्छे आते हैं। तो विद्या भारती कोई पैसे के लिए नहीं, केवल और केवल देश कैसे आगे बढ़े, देश में हमारे चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक, उनकी भूमिका कैसे ठीक रहे, उसका हम ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करते हैं। वर्तमान में जैसे एक उदाहरण आता है, पूर्व छात्र परिषद की स्थापना विद्या भारती ने भी कुछ वर्ष पहले की। तो उसमें विश्व में ध्यान में आएगा कि 2 यूनिवर्सिटियां, एक कैलिफोर्निया और एक ऑक्सफोर्ड, जिसके पूर्व छात्रों की संख्या जो रजिस्ट्रेशन है उनके पोर्टल पे 3 से 5 लाख है। विद्या भारती ने इस समय भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है, 9.5 लाख से ज्यादा संख्या अब तक हो चुकी है और ये बहुत जल्दी 10 लाख पार करने वाली है। यानी कि अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विद्या भारती की भूमिका अपनी स्पष्ट नजर होती हुई नहीं आ रही हो, चाहे वो किसी भी तरीके का क्षेत्र हो। अभी वर्तमान में कोरोना काल का जो समय देश के सामने आया, देश क्या पूरे विश्व के सामने था, तो उसमें पूर्व छात्रों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आई, क्योंकि संगठन बिना सरकारी सहायता के चलता है। तो जब कोरोना काल में फीस आना बंद हो गई तो पूर्व छात्रों से आग्रह किया गया, तो 17 करोड़ से ज्यादा की धनराशि पूर्व छात्रों ने जगह जगह पर उपलब्ध कराई और जहां बहुत ही आवश्यक था वहां हर चीज पहुंचाने का कार्य किया। तो विद्या भारती आज अपने आप में जिस उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना की गई थी उस काम को बखूबी कर रही है।
ऐसा हम सबके सामने है, क्योंकि हमारा विचार परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और हम उससे सभी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पूजनीय रज्जू भैया हो, चाहे और अशोक सिंघल जी हो, चाहे अवैधनाथ जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो। अगर योगी आदित्यनाथ जी या अवैधनाथ जी के कार्य की महत्वता को अगर देखें तो आज गोरखपुर में जो स्थिति बनी हुई है, एक बार मैं एक कनेरी मठ के संत से मिला, तो ऐसे ही मैं, क्योंकि उनका योगी जी से अच्छी दोस्ती है, उन्होंने बताया तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। कर्नाटक का उदाहरण है, तो मैंने पूछा कि अपने इस गोरखनाथ मठ की क्या महत्वता है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर वो मठ आज नहीं होता तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप भयंकर से भयंकर जो कल्पना कर सकते हैं ना, उससे भी भयंकर स्थिति होती। वो उस मठ की वजह से आज वो काम वहां पर, या लोग या हिंदू या सनातन संस्कृति सुरक्षित है, तो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं कभी कभी एक विचार करता हूं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर रहते हैं, तो 2017 से पहले जब हम कल्पना करते थे, शाम के टाइम निकलते थे, तो एक समय मन में ऐसा भय पैदा होता था है, क्या उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दूसरी एक बुरी स्थिति में चला जाए, जिस तरह का माहौल पैदा हो गया था। तो 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज जो प्रदेश में कानून व्यवस्था पश्चिम से लेकर पूरब तक जो स्थापित हुई है, पूरे देश में उसकी चर्चा है। तो हम आज मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी और महर्षि अपने योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसे शिष्य के रूप में गढ़ा जो आज हम सबको उसका लाभ मिल रहा है, और विद्या भारती जैसे संस्थान अपने लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने अपने जो भी क्षमता थी बौद्धिक और अपने विषय को रखने की कोशिश की है। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। लोक पहल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस पहल से जुड़ने का अवसर दिया। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कुछ आज अराजक तत्वों ने व्यवधान उपस्थित किया था, उसके लिए पूरा लोक पहल परिवार क्षमा प्रार्थी है, हमारे स्वयंसेवक क्षमा प्रार्थी है। हम कर ही क्या सकते हैं, लेकिन हम तो विरुद्धों के मध्य सामंजस्य करते हैं, आतताइयों के मध्य अपनी विचार यात्रा को लेके आगे बढ़ते हैं। और आपने बहुत सुंदर ढंग से उस समय श्रीमान शुभम जी को जुड़ना था, लेकिन हम लोगों के सामने एक ऐसी विकट समस्या थी, ऐसी अश्लीलता के दृश्य इसमें आ रहे थे कि हम लोग व्यग्र हो गए थे, सारे हमारे स्वयंसेवक परेशान थे। लेकिन हम लोग आपका बार बार अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपने विद्या भारती का एक आरेखन हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। गोरखपुर से 1952 से इसका प्रारंभ होता है। वो 5 रुपए के किराए का मासिक भवन था। उससे पहले 1946 में गीता विद्यालय कुरुक्षेत्र में भी आरंभ हो गया था। उसकी अगली कड़ी थी 52 में विद्वत प्रारंभ हुआ, और वह जो 52 से उसकी गतिशीलता, गतिविधियां अविराम आज तक चलती आ रही हैं और कितने आयाम तय कर चुकी हैं। लगभग 30,000 शिक्षण संस्थाएं उससे संचालित हो रही हैं। लगभग हमारे यहाँ आचार्य 9 लाख आचार्य भाई बहनों को अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 49 हमारे शिक्षण प्रशिक्षण के संस्थान है विद्या भारती के। तो इतने आयाम का स्पर्श कर चुका है, और भारत का एकमात्र गैर सरकारी संस्थान जो भारत को भारतीयता के पथ पर, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को उस ओर, उस संस्कार की ओर, उस संस्कृति की ओर, जहां से राष्ट्र का स्पंदन हो सके, जहां राष्ट्र का भाव जागृत हो सके, जहां राम की मर्यादा, कृष्ण का विवेक और शंकर का मानस झंकृत हो सके, विद्या भारती के स्कूल कर रहे हैं, शिक्षण संस्थाएं कर रही हैं, शिशु मंदिर कर रहे हैं, एकल विद्यालय कर रहे हैं वनवासी क्षेत्रों में। यह अद्वितीय कार्य है।
इस कार्य का कभी इतिहास लेखन होगा, तो इतिहास लेखन के बाद आज तो हम जैसे आपने बताया 25 जून की वो तिथि थी, विजयदशमी थी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। कभी कभी ये चिंतन होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई, हम क्यों पराभूत हुए थे। अगर 712 मीर कासिम के आक्रमण से देखें तो घात प्रतिघातों का एक लंबा इतिहास है, और उस लंबे इतिहास, उस कालखंड में इस बात की समीक्षा 1925 से प्रारंभ हुई कि भारत का स्वातंत्र संग्राम तो आवश्यक है, लेकिन क्या भारत अपनी शिक्षा, अपनी जीवन शैली, अपनी संस्कृति और भारत की वसुंधरा के प्रति अपने ममत्व और वात्सल्य के लिए क्या भारत के पथ का अनुगमन करेगा। और इतना बड़ा पथ विचलन था, उसको पाटना इतना आसान नहीं था। आपने संकेतों में कहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का आपने वर्णन किया। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ कन्वर्जन स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की प्रतिस्थापना जन संप्रभुता के कालखंड में हो जाता, अगर गोरखपुर जैसे मठ नहीं होते, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे विशाल परिवार नहीं होता, तो हम कहाँ होते, इसकी गणना करना, इसकी कल्पना करके ही हम शिहर उठते हैं। तो ये इतनी बड़ी आत्मपीड़ा की तरफ आपने अपने संक्षिप्त संबोधन में कि क्या उसकी प्रासंगिकता है, क्या उसकी उपादेयता है, उस ओर आपने गंभीरता पूर्वक हमारा ध्यानाकर्षण किया है। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी एक मान्य परंपरा है, उस परंपरा के साथ हम, क्योंकि इतना व्यवधान था, इतनी विपरीतता थी, इतनी विद्रूपता थी कि हम उस तरह हम आपका अभिनंदन स्वागत नहीं कर पाए, आपका परिचय नहीं कर पाए। और आशुतोष जी ने, हम सबको ज्ञात है क्योंकि संघ के हम लोग स्वयंसेवक हैं और प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, तो आप क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विद्या भारती पश्चिमी क्षेत्र हैं। पिछले कुछ सालों से विद्या भारती के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, और सीए जो एक कठिन परीक्षा होती है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने स्वयं उत्तीर्ण किया है, तो आपके सम्मुख उसका विवरण प्रस्तुत करना आत्मश्लाघा के में जाना होगा। बाल्यकाल से आप स्वयंसेवक हैं, और आपका संबंध, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, पूज्य जो उन्नाव के लोकसभा के सांसद हैं पूज्य साक्षी जी महाराज से है, और आप लगातार संघ की सेवा कर रहे हैं। और आप सुश्री उमा भारती जी, जो हमारे संघ की बहुत वरिष्ठ और राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ा नाम है, उनसे आपका गहरा तादात्म्य रहा है। तो ये आपका परिचय है। आप परिचय के, स्वयंसेवक अपने आप में एक विशाल परिचय होता है, और जब उत्तरदायित्व पर कोई स्वयंसेवक आ जाता है तो उसके विषय में कुछ भी कहना, उसकी व्याख्या, उसकी मीमांसा करना उपयुक्त नहीं होता है। और आप उन कर्तव्यों का बहुत सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। वैसे हमारे संघ का प्रत्येक प्रकल्प निर्वहन करता है, लेकिन विद्या भारती का राष्ट्र के याज्ञिक अनुष्ठान में विशेष आहुति इसलिए है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए देश के नौजवानों को, देश के बालकों को तैयार करता है। उनका बाल मन जितना यशस्वी होगा, उनका बाल मन जितना भारतीयता से भरा होगा, राष्ट्र का भाव उनमें भरा होगा, तो वो राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सकते। और आपके इस उद्बोधन के लिए, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि के असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लवलेश सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि धन्यवाद प्रस्तुत करें। डॉक्टर लवलेश सिंह। लोक पहल के इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को, हमारी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इस मंच पर उपस्थित समस्त गणमान्य सदस्यों को मेरा प्रणाम। और सर्वप्रथम हम अपने जो है वक्ता अतिथि से क्षमा प्रार्थी हैं कि आज इस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ कुछ अराजक तत्वों के जरिए, लेकिन यह तो एक हमेशा की चीज है कि अच्छी चीजों में व्यवधान उत्पन्न होता ही होता है।
तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है अखिलेश भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखी जाती है। और आज के इस कार्यक्रम में हम जितेंद्र सिंह जी भाई साहब जो क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो है उन्होंने विद्या भारती से संबंधित शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हो रहा है हमारे इस उत्तर प्रदेश में या इस भारत देश में, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए जब अखिलेश भाई साहब जी का फोन आया तो मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ। तो बहुत सी यादें ताजा हो गई जो है, जो संस्कार इस शिक्षा संस्थान में दिए जाते हैं वो संस्कार आजकल के किसी भी विद्यालयों में, चाहे जितनी मोटी फीस ले लें, चाहे जो कर लें, चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग्स बना लें, वो संस्कार माता पिता का पैर छूना, सरस्वती वंदना से वो चीजें हम लोगों की शुरू होना, कराग्रे वस्ते, तमाम चीजें, वो भैया बहन का जो प्यार, रक्षाबंधन का त्योहार बनाया जाना, तो कॉलेज की बहुत सी बातें जब हम जितेंद्र जी भाई साहब को सुन रहे थे तो बहुत सी चीजें यादें ताजा हो गई जो है मन में। और कई फैक्ट भी पता चले कि 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो है तो वो इस समय शिक्षा ले रहे हैं, और 1 लाख से ज्यादा लोग रोजगार जो है वो पाए हुए हैं इस विद्या भारती के शिक्षण संस्थान में। और भी तमाम चीजें, किस तरह देश की सुरक्षा में विद्यालय योगदान दे रहे हैं। बहुत से आज के इस कार्यक्रम से बहुत से ऐसे फैक्ट ताजा हुए जिससे हमें लगता है कि जो भी हमारे इस मंच पर उपस्थित लोग अगर इस मंदिर में शिक्षा ग्रहण किए होंगे तो उनकी यादें ताजा हो गई होंगी मेरी तरह। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जितेंद्र जी भाई साहब का। और लोक पहल के इस मंच पर उपस्थित समस्त श्रोताओं को जो इतने धैर्य बनाए रखे, इतने व्यवधान उत्पन्न होने के बाद भी, उन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी के साथ हम प्रणाम सबको। और जितेंद्र भाई साहब जब भी कभी इस मंच पर फिर बुलाया जाए तो अनुरोध रहेगा कि वो फिर आए जो है। जब भी आप कहेंगे उपलब्ध रहेंगे। जी प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद आपके सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जरूर हम लोग इस बात को मिस करेंगे कि आज हमारी परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल थी। माननीय जितेंद्र सिंह जी आएंगे और योगी आदित्यनाथ जी की तो शिक्षा ही है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में वो काम भी करते हैं। और गोरखपुर से वो निकला हुआ संत, भगवाधारी संत, एक दिन देश के लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा लहराएगा तब राष्ट्र धन्य हो जाएगा। हम लोग वही आकांक्षा करते हैं, वही आशा करते हैं। शुभम जी जैसा दृढ़ स्वयं सेवक भी कभी कभी हिल जाता है, कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग ऐसे आते हैं, वैसे अभद्र लोग आ जाते हैं। तो हम लोगों में ना तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, इंद्र का ऐश्वर्य पाकर मत भुलाना ही कठिन है। साधना का पथ कथित है, वो संघ की शाखाओं से बीत जाके हम निकलते हैं। और हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, कटिया बद्धा कटियम हम लोग रोज करते हैं। अपने कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, भारत माता की वंदना करते हैं। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम हम रोज करते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और अब आप जैसा उत्तरदायी स्वयं सेवक खिलेगा तो कैसे काम चलेगी। हम जितेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मन आज भरा नहीं है, विद्या भारती पर अभी और सुनना है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है। इसमें विद्या भारती के अभी इस मंच पर माननीय लक्ष्मी नारायण भल्ला जी भी की भी अभिव्यक्ति हो चुकी है, और लंबा उन्होंने नई शिक्षा नीति पर बोला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, जिन्हें हम लोग इस दादा के नाम से जानते हैं, लक्की दादा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे महनीय वक्ता थे सीए जितेंद्र सिंह जी, आपने बहुत। और मैं स्वागत करूंगा सोनू कुमार जी, जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बिहार प्रांत से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे शोध छात्र, मेरे ही निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं, सनी कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे लेकिन अब प्रयाग में आ गए हैं शोध कार्य करने के लिए। इसी तरह जितने हमारे आशुतोष जी, तो हमारे एकदम लोक पहल के हनुमान है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। और डॉक्टर संतोष कुमार झा साहब जुड़े हुए हैं, उनका सभी सुधी श्रोताओं का जितना हम नाम दे पा रहे हैं, पूजा जुड़ी हुई है, आलोक जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेश जी जुड़े हुए हैं, और जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, नामोल्लेख हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन उनके प्रति भी मेरा बहुत समादर, बहुत 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 उनका अभिनंदन।
और इस तरह इस कार्यक्रम का हम लोग आज समापन करेंगे। और इस कार्यक्रम को सजाने संवारने के लिए जो महनीय योगदान मेरठ से करते हैं, लखनऊ से जो होता है, उस सभी अधिकारियों के प्रति, सभी अपने हमारे विशेष रूप से आयुष जी सिंघल के प्रति विशेष बहुत बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद। जो हम आभासी मंच से सोशल मीडिया पर हम लोग जाते हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जितेंद्र भाई साहब ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है आपसे, और हम लोग शीघ्र ही आपको अपने मंच पर, आभासी मंच पर आमंत्रित करेंगे और सुनेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हम लोग समापन करते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम।